गुड आफ्टरनून टू ऑल। दिस इज़ ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ LLB फर्स्ट सेम। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गुड फेथ। जैसा कि आप जानते होंगे, गुड फेथ मीन्स हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, गुड मतलब होता है अच्छा एंड फेथ मतलब बिलीफ। मतलब यहाँ पे हम ऐसे एक्ट की बात कर रहे हैं जो कि गुड फेथ में किया गया। सेक्शन 52 डील करता है गुड फेथ से। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52, नथिंग इज सेड टू बी डन or believed in good faith which is done or believed without due care and attention। well, जैसा कि इस डेफिनेशन में लिखा गया है कि अगर कोई भी एक्ट जो कि विदाउट गुड फेथ किया गया है, विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन के तहत किया गया है, तो इसमें किसी भी तरीके की कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी। बेसिकली अगर हम देखें तो इस जो डेफिनेशन का इम्पैक्ट है वो इस सब्जेक्ट में टोटली नेगेटिव, यानी कि आईपीसी में जो डेफिनेशन दी गई है उसका टोटली नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, एक केस है बख्श सू मियां चौधरी वर्सेस द किंग। उस केस में ये कहा गया था गुड फेथ का मतलब है यानी कि ऐसा कार्य जो कि सिंपली केयरलेसनेस के साथ किया गया है या नेग्लिजेंस के साथ किया गया, बट अगर वो इस विश्वास के तहत किया है कि वो गुड फेथ में था तो इसका हमें डिफेंस मिलेगा। अगर हम दूसरे तरीके से समझेंगे तो इसका मतलब ये है कि गुड फेथ मतलब होता है कि ऐसा कोई एक्ट जो विद ड्यू केयर और अटेंशन के साथ किया जाता है तो उसमें हमें डिफेंस मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके आगे के टर्म्स। जैसे कि आपको पता है गुड फेथ मतलब इसके 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। कोई भी अगर एक्ट होता है वो एटलीस्ट ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ करना चाहिए। अब ड्यू केयर एंड अटेंशन से तो आप समझ ही रहे होंगे कि जो एक्ट है एटलीस्ट हमें वो सेंसिबल उसमें करना चाहिए और रिजनेबल मैनर में होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जो भी हम एक्ट कर रहे हैं उसका क्या असर होगा एंड उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, भले वो एक्ट केयरलेसनेस के तहत किया गया है या नेग्लिजेंस के तहत किया गया हो। ठीक है, तो ये इसके 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, ड्यू केयर एंड अटेंशन। अगर कोई भी एक्ट इनके बिना किया जाएगा तो वो गुड फेथ नहीं माना जाएगा। नाउ इसके अदर एक्सप्लेनेशंस पे आते हैं। अदर एसेंशियल इसके लॉजिक एंड रीजन, गुड इंटेंशन, ड्यू और रीजनेबल केयर विद एक्सपर्टीज और स्किल। लॉजिक एंड रीजन से तो हमें पता चल रहा है, लॉजिक एंड रीजन मीन्स ऑब्वियसली अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों वो एक्ट कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है। दूसरा इंटेंशन, अब हमें नाम से समझ में आ रहा है गुड इंटेंशन, हमारा इंटेंशन सही होना चाहिए, ये नहीं कि मेलाफाइड इंटेंशन हो कि हमें सामने वाले को नुकसान पहुंचाना है। तीसरा है ड्यू और रीजनेबल केयर, एटलीस्ट हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एक्ट कर रहे हैं, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि क्या सर्कमस्टेंसेस हैं और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं विद केयर होना चाहिए। और चौथा आता है इंपॉर्टेंट, हमें उस काम में एटलीस्ट एक्सपर्टीज़ होना चाहिए और हमारे अंदर इतनी स्किल होनी चाहिए कि हम उस काम को कर सकें। इसकी एक और डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू जनरल क्लॉज एक्ट, अ थिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ व्हेन इट इज़ इन फैक्ट डन ऑनेस्टली वेदर इट इज़ डन नेग्लिजेंटली और नॉट। जैसा कि मैंने आपको पुराने केस में बताया था, लाइक बख्श सू मियां चौधरी वर्सेस द किंग में, कि मतलब गुड फेथ में तो वो काम किया गया है बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने वो नेग्लिजेंटली किया है या ऑनेस्टली नहीं किया है। ठीक है, भले आपने नेग्लिजेंटली या उसके बिन ऑनेस्टली के तहत किया है, वो गलत नहीं माना जाएगा, वो वैलिड होगा। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि इसमें बताया गया सी, एक जो सर्जन है उसको ये बात पता है कि अगर मैं डब्ल्यू, जिसको गले का कैंसर, अगर मैं उसका ऑपरेशन करूँगा तो वो मर भी सकता है और नहीं भी, बट उसको पता है कि अगर उसने ऑपरेशन नहीं किया तो उसके डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये किया गया है कि वो उसका ऑपरेशन करता है बट उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि वो उसकी डेथ कॉज करे। सो यहाँ पे जो भी एक्ट परफॉर्म किया जाएगा वो गुड डेथ के तहत परफॉर्म किया जाएगा, जिसमें सामने वाले का कंसेंट होना भी ज़रूरी है। सो यहाँ पे कोई ऑफेंस कमिट नहीं हो रहा। सो ये था सेक्शन 52। थैंक यू।